हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की। एज यू नो गाइस, मैं कैपिटल बजटिंग पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो पहले वो वीडियो देखना, जिसमें आपको समझ आएगा कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड उसकी प्रोसेस क्या है एंड काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। एंड गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो उसके मेथड पे जाने से आपको, मुझे नहीं लगता कि अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए आप पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। Here we have two methods mainly, traditional method and time adjusted or discounted method. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड की, जिसमें फर्स्ट वन इज पे बैक पीरियड मेथड एंड सेकंड वन इज improvement of traditional approach to payback period method and third one is rate of return, or we can say that accounting method. Okay, so पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है? पेबैक पीरियड मेथड ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट वन इज पेबैक पीरियड मेथड। होता क्या है पेबैक पीरियड में? देखो गाइस, आपको नाम से ही क्लियर होगा क्या पेबैक। पेबैक क्या होता है कि हमें जो हमने पे किया था वो हमें वापस, मतलब कि वापस मिलने वाला है। पीरियड, उसके लिए पीरियड कितना लगेगा, वो उस मेथड की हम बात कर रहे हैं। ओके, इसको हम पेबैक पीरियड को ही हम पे आउट और पे ऑफ पीरियड मेथड ही बोलते हैं। ओके, सो अगर मान लो हम किसी भी कैपिटल एसेट, मतलब कि कहीं भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, दैट इज पे बैक। ओके, वो एसेट हमें क्या करती है? पे बैक करती है इटसेल्फ, खुद से वो हमें पे करती है। कैसे? अब देखो, मैं इस पे जाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर देखो, थोड़ा एग्जांपल ऐसा क्या, लेकिन आप लाइफ से अगर रिलेट करके चलोगे ना, यही चीज़ सारी हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में मेन बात मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है कि जो भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं ना, वो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। लेकिन बात ये है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट की एंड प्रोजेक्ट वगैरह की बातें होती हैं एंड मेनली हम अपनी डेली लाइफ में भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा टर्म का फ़र्क हो जाता है। देखो, फर्स्टली अगर मान लो मुझे किसी पार्टी में जाना है, ओके, मुझे उसके लिए चाहिए ड्रेस। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या क्या, या तो मैं रेंट पे लूँ या अपनी परचेज करूँ। ओके, अगर मान लो एक ड्रेस है जिसका रेंट है 10,000 रुपीज़, ओके, और मुझे वही ड्रेस मिल रही है 20,000 रुपीज़ की। ओके, मैं सोचती हूँ कि मैं अगर ये ड्रेस लूँगी, मैंने दो पार्टीज़ अटेंड करी, ठीक है, दो पार्टीज़ मैरिज वगैरह अटेंड करी, तो मेरे पैसे पूरे। कैसे? क्योंकि मैंने कहा कि अगर मान लो मैं अपनी ना लेती, अगर मैं रेंट पे लेती तो मुझे 10,000 रुपीज़ रेंट पे करना पड़ता है ना। तो उसी के बेस पे लेके मैंने क्या कहा कि वो तो मेरे पैसे पूरे। पैसे पूरे का इधर मीनिंग क्या है कि हमें पे बैक हो गया, वो उससे हमें जितना हमने लगाया था उतना हमें रिटर्न मिल चुका है, दैट इज पे बैक पीरियड। ओके, अब देखो क्या होता है इसका मेथड का फॉर्मूला। देखो क्या है, कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, मैंने यही ली थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 20,000। एनुअल कैश इनफ्लो, अब देखो इधर मैंने देखा कि हाँ कि दो बार मैंने डाल ली। अब यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लो देखेंगे, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या लिया कि भाई 10,000 रुपये लग रहा था एनुअल, एक बार डालने के मुझे 10,000 रुपये भरने पड़ते, यही लगा ना। उसी को देख के मैंने कहा कि दो बार में पैसे पूरे हो जाएंगे मेरे। ऐसे ही यहाँ पे देखा कि हमें एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,00,000 रुपीज एंड यील्ड्स एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज 20,000 फॉर 8 ईयर्स। कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, सिंपल है। क्या, मैंने देखा कि 1,00,000 है, उसको मैंने डिवाइड किया कितने से? 20,000 से। मेरे पास आ गया क्या? 5 ईयर्स, मतलब कि 5 सालों में हम आराम से पैसे पूरे कर लेंगे। ये होता है पे बैक पीरियड। ओके, तो इसका कहने का मतलब है 5 साल में पैसे पूरे। अब देखो मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। अब सपोज ये तो क्या था, इक्वल अमाउंट थी। अगर इक्वल ना होती कि फर्स्ट ईयर सपोज आपने टोटल कोई एसेट परचेज की है 10,000 रुपीज़ की, ओके, फर्स्ट ईयर आपको मिले, आपको उससे रिटर्न मिले कितने? 5,000, नेक्स्ट ईयर 3,000 एंड नेक्स्ट ईयर 2,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ तो इक्वल है नहीं, हमें तो दे ही नहीं रखा कितना इनफ्लो है, यही आपका इनफ्लो दे रखा है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल इनको ऐड कर देना। भाई पहले से 5 मिल गए, फिर 8 मिल गए, फिर 10 मिल गए। आपने देखा कि हाँ 10,000 लगाए थे, जहाँ पे 10 पूरे वहीं आपका पे बैक पीरियड पूरा, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स इज द पे बैक पीरियड। ओके, अब इसकी देखो क्या हुआ, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई।
उसी से मेथड आया क्या, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखो गाइज इसकी कुछ एडवांटेज तो यही है कि क्या ये एक सिंपल मेथड है, और डिसएडवांटेज क्या है कि ये पोस्ट पेबैक को नहीं देखता है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ये कंसीडर नहीं करता है। अब जो मेथड अगर आपको समझ आ गया ना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद से आपको समझ आ जाएंगे, क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएड। अब आपको खुद दिख रहा है ना कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। और इसमें क्या बात कर रहा है कि उसके बाद क्या मिलने वाला है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद की बात नहीं कर रहा। अब इसी के लिए इंप्रूवमेंट हुई। नेक्स्ट इज पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मैथड। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मैथड क्या है कि मतलब कि उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पोस्ट पे बैक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कि उसके बाद के प्रॉफिट क्या है, डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, मल्टीप्लाई 100। सिंपल है कि उसके बाद की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमने वो देखी। ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट पे बैक पीरियड मैथड। इन दिस मैथड इज ऑल्सो नोन एज सरप्लस लाइफ ओवर पे बैक पीरियड मैथड। सरप्लस लाइफ क्या है, सरप्लस लाइफ मीन जो एक्स्ट्रा हमें प्रॉफिट हुआ, देखो जितनी कॉस्ट है उससे ज़्यादा हमें कुछ मिलता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो इसीलिए पोस्ट पे बैक को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस लाइफ। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्रोजेक्ट विच हैव ग्रेटेस्ट, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसकी ग्रेटेस्ट पोस्ट पे बैक पीरियड होगा ना वो हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, पे बैक पीरियड में जिसका शॉर्टेस्ट होगा उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, मतलब कि अगर मान लो हमने कोई एसेट लगाई, उससे मुझे रिटर्न मिलके 3 सालों में मुझे रिटर्न मिल रहे हैं उतने, मतलब कि पोस्ट पे बैक पे बैक पीरियड अगर मान लो 3 ईयर है और दूसरी मशीन का 5 ईयर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई 3 साल में पैसे पूरे हो रहे हैं, वहाँ मुझे 5 साल लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, सिंपल सी समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, पोस्ट पेबैक में हम क्या देखते हैं कि जिसके ज़्यादा बाद के प्रॉफिट भी जिसके ज़्यादा है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो इसे भी आप सिंपल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, कैसे। अब देखो अगर मान लो आपको ड्रेस ही लेनी है, आपने देखा कि आपको पार्टी वेयर ड्रेस लेनी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैंने आपको कहा कि बॉयज़ की बात करते हैं, अगर उन्हें ड्रेस लेनी है उसके 2 ऑप्शन है, क्या, एक तो शेरवानी है एंड सेकेंड वन थिंग इज पैंट कोट। ओके, अब उन्हें लगेगा क्या कि जो शेरवानी हम ले रहे हैं, ठीक है, सपोज ये आपको मिल रही है 40,000 रुपीज़ की, ठीक है। और अगर हम यही चीज़ें ना, अगर यही ड्रेसेस हम रेंट पे लेते हैं तो 20,000 रुपये रेंट है, और जो पेंट कोट है वो हमारा मिल रहा है कितने का, 50,000 का, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि अगर आपने शेरवानी ली ना, ठीक है, पैसे तो जल्दी पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ सोचो क्या आप शेरवानी बाद में डाल सकते हो डेली में, शादियाँ कितनी अटेंड कर लोगे उससे, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या डलती है वो चीज़ें, नहीं डलती। अब आपने देखा क्या, ये मैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके बता रही हूँ, तो क्या आपको कंसेप्ट समझ आएगी, कंसेप्ट क्या है। और अगर मान लो आपने जो पेंट कोड लिया उसके बाद क्या आप मीटिंग वगैरह में डाल सकते हो, मीन्स नॉर्मली उसके बाद आपका कैजुअल में डल जाएगा वो, ठीक है। तो आपको उसका बेनिफिट बाद में भी बहुत मिलने वाला है, तो इसीलिए आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे ना, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी आप वो उसे यूज़ कर पा रहे हो, आपको उससे एक तरीके का रिटर्न मिल रहा है। नॉर्मल लाइफ में अगर यूज़ कर पा रहे हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। ऐसे ही बिजनेस के टर्म में बात करूँ कि जिस इन्वेस्टमेंट से मुझे पैसे पूरे होने के बाद भी ज़्यादा लंबे समय तक जिससे मुझे प्रॉफिट मिल रहे होंगे, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगी। ओके, मतलब कि जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म, देखो अब ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म चला ना उसके बाद, तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया। नॉर्मल लाइफ की मैंने बात करी, तो अब बिजनेस में क्या है, बिजनेस में कपड़ों की बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हमने इसमें देखा कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट की मशीन वगैरह की बात कर रहे हैं कि उसके बाद मुझे कितने मिल रहे हैं। अगर मुझे उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल लिया था 5 3 2, अगर मान लो एक ऑप्शन तो क्या इसके बाद इतना ही मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट में, और सेकेंड ऑप्शन में क्या मिल रहा है मुझे 5 3 2 तो है ही है, ठीक है। उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर भी अगर मान लो इससे मुझे मिल रहे हैं 5, इससे मिल रहे हैं कितने 3। ओके, अब यहाँ पे हमारा पोस्ट पे में क्या है, कुछ नहीं है, कोई रिटर्न है नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ मुझे मिल रहा है उसके बाद, तो मैं इससे एक्सेप्ट करूँगी, उसे नहीं करूँगी, फर्स्ट वाले को नहीं करूँगी। ओके, समझ आ गया होगा आपको, मतलब कि उसके बाद भी कितना मिल रहा है। ओके, next one is payback reciprocal method. Sometime payback reciprocal method is employed to estimate इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, आप देखोगे कि एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल इन्वेस्टमेंट से, आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेक्टेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटेड पेबैक मैथड। डिस्काउंटेड पेबैक मैथड में क्या होता है, इसमें हम ऑल
कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो कंप्यूट करते हैं एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे। अब देखो गाइस, अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करी गई है वहाँ पे? नहीं की गई, उसे इग्नोर किया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो चीज़ें अब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या पढ़ा था कि हो सकता है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो आपको 10,000 में दे रही हूँ फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और दूसरी साइड में दे रही हूँ 10,000 पे फिफ्थ ईयर में। अब जब हम ये नॉर्मल पे बैक पीरियड, पोस्ट बैक पीरियड, इनकी बातें करते हैं तो ये दोनों इक्वल है आपके लिए, आप कहोगे कि भाई इक्वल एंड सेम है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं, हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल सोचते तो हम इस चीज़ की बात नहीं करते, और वही हुआ कि नॉर्मल में उन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात नहीं करी, इसीलिए हमने क्या देखा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करी किसमें? डिस्काउंटेड पे बैक मैथड आया फिर, ठीक है। उसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो डिसएडवांटेज थी उसे रिमूव करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, द टाइम पीरियड एट विच द क्यूमुलेटिव present value of cash inflow equal to the present value of cash outflow is known as discounted payback method। अब देखो गाइस, अगर मान लो आपने 5 साल पहले कोई घर लिया, ठीक है, अब वो लिया था आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये मत कहना इतने का कौन सा घर आता है, ठीक है। तो मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमने 1 लाख रुपीज़ का लिया है, आज अगर मान लो आप उस 1 लाख की वैल्यू भी निकालोगे ना तो कितनी है? 2 लाख है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर कितनी है? 2 लाख है। अब अगर मान लो ये घर आपको 1,50,000 का कोई बेचने के लिए गए, कहेगा कि भाई तो 50,000 तो कमा ही रहा है, लेकिन क्या आप एक्चुअली में 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो? नो, इट्स वैल्यू इज 2 लाख नाउ। इसकी मार्केट वैल्यू आज कितनी है? 2 लाख रुपीज़। सो अगर आप 2 लाख रुपीज़ का सेल कर दें तो भी आप कॉस्ट पे सेल कर रहे हो उसको, कुछ अर्न नहीं किया आपने, प्रॉफिट अर्न नहीं अर्न किया, ओके। अब देखो इसी को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको दे रखे कितनी है? 6 लाख रुपीज़। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है? 5 ईयर्स। एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं 2 लाख रुपीज़ एंड कट ऑफ रेट इज 10%। जैसे कि मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था कि हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब तक रेट नहीं किया, नहीं समझा है, उसका लेक्चर नहीं देखा है तो गाइस आप जरूर देखना। देखो गाइस, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो अभी तक मैंने इसकी वीडियोस अपलोड की हैं बिजनेस फाइनेंस की, मैंने वो सीरीज़ में लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं एक सीरीज़ में आपको जानना जरूरी होता है कि कब कैसे कैसे। अब मान लो कि मैंने पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना कराया था तो आप यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इसको सीरीज़ में करा सकूँ, स्पेशली जो बेसिक टॉपिक है। अब मैंने आपको जो बेसिक टॉपिक कवर करा दी, उसके बाद में कोई भी चैप्टर आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या फिर जो मुझे लगता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मैं वो पहले करा दूँगी, उसके बाद आगे पीछे चलता रहेगा, ओके। लेकिन कुछ चैप्टर आपको क्या है कि स्टार्टिंग में ना आपको अगर एक सीरीज़ में आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, इसलिए मैंने वो सीरीज़ में डाले थे, ओके। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गाइस देख लेना, आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिट वाले होने वाले हैं वो लेक्चर्स भी, ओके। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ है इनफ्लो, मैंने क्या किया, पीवी एट 10% डिस्काउंट फैक्टर, मैंने इसकी वैल्यू देखी, टेबल में से देखते हैं हम ये वैल्यू, ओके। उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू मैंने कहा था किस में निकाली है, बोला था क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब आप देखो इसमें हमारे पैसे कहाँ पूरे हो रहे हैं। 6 लाख रुपीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो 3 ईयर्स तक तो हमें कितने मिल रहे हैं, 497,200, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर देखोगे तो ज़्यादा है, लेकिन हमें तो 6 लाख रुपीज़ का ही दिखाना है, तो हम क्या करेंगे 3 ईयर्स प्लस। अब देखो मैंने क्या किया, इसके डिवाइड में ये क्यों किया, देखो गाइस मैंने ये इसके डिवाइड में क्यों किया, देखो नॉर्मल सी बात है, इसका वैसे तो आपको समझ आएगा, मैं बता देती हूँ फिर भी जिसको नहीं आया। देखो अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मैं 12 मंथ में कितने 1,200 रुपीज़ अर्न करती हूँ, ठीक है। मतलब कि आपको मैं कहती हूँ कि मुझे ना ये बताओ कि मुझे चाहिए 600 रुपीज़, मैं कितने टाइम में अर्न कर लूँगी। आपको तो भाई सिंपल सी बात है, हम 1,200 रुपये देंगे आपको 1 ईयर के, अगर मान लो 1,200 रुपीज़ मिल रहे हैं तो आप कहोगे ठीक है आपको कितने चाहिए 600, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 ईयर्स आ गया, मतलब कि हाफ ईयर में मैं 600 रुपीज़ अर्न कर लूँगी। इसीलिए हमने क्या किया, आपने देखा डिफरेंस, कितने रुपये चाहिए आपको 1,02,800 रुपीज़ चाहिए, और नेक्स्ट ईयर की आपकी अर्निंग कितनी है 136,600, उसका हमने डिवाइड करते हैं यहाँ पे 3.75 आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। सो 3.75 ईयर्स इज योर
आप उसके अकॉर्डिंग मतलब कि 3.75 ईयर में आपकी कॉस्ट क्या है, कवर हो जाएगी, पे बैक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड इज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या होगा हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, ये हमारा एक अकाउंटिंग मेथड होता है। इसीलिए देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें जो हमने पे बैक पीरियड मेथड देखा था उसमें हमने क्या किया था, एक सेकेंड, इसमें देखो हमने क्या है, कैश इनफ्लो की बात की। कैश इनफ्लो मतलब कि जो हमने प्रॉफिट लेने हैं वो कौन से लेने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो गाइस, जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हम एसेट पे लगाते हैं। तो एक बात बताओ, क्या जो हम एसेट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आप डेप्रिसिएशन से आपका कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्या आप किसी को पैसे दे के आ रहे हो, नहीं। लेकिन जो आपका टैक्स है वो तो आपको पे करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया होगा, तब आपको क्या करना होगा, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन ऐड कर देना होगा। ठीक है, वापस से, क्यों, क्योंकि आपको बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मान लो आपको बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दिया हुआ है, वैसे मैं कभी एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगी, बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो उसमें से क्या करना है, आपको पहले टैक्स वगैरह डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेस कर देना, दोनों चीज़ें लेस कर देनी, उसके बाद ऐड कर देना आपको क्या है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट होता है, इसीलिए हम बाद में उसको ऐड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि क्या, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें जो हम लेंगे, इसमें हम अकाउंटिंग मेथड है, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रॉफिट लेके चलेंगे यहाँ पे। ओके, अकाउंटिंग प्रॉफिट मीन्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ओके, तो इसमें क्या करना है, सिंपल करना है आपको, क्या मेथड होगा, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे क्या, नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, और वी कैन से दैट एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो एग्जाम्पल लिया मैंने इसका, क्या, एक प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 एंड एज स्क्रैप वैल्यू कितनी रखी है, 20,000 आफ्टर 5 ईयर्स, एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, हमें 5 ईयर्स का दे रखा है। कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अब देखो टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैसे आएंगे भाई, 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको ऐड कर दो तो आपको टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालें तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब नेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कितनी है, मैंने कहा था कि 5 लाख रुपीज़ लगाए हैं। ठीक है, उसमें से 20,000 तो स्क्रैप है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है भाई, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जो भी रद्दी में बिक जाएगी तब भी स्क्रैप भी उसका आ जाएगा कितना, 20,000। तो मतलब कि टोटल हमारा हम कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,80,000 रुपीज़। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने हैं। तो हमने देखा क्या, हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 48,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितनी है, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 480,000। ओके, इससे हमारा आ जाएगा कितना, 10%। नेक्स्ट इज रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल प्रॉफिट ही लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड किससे करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रोजेक्ट में। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, तो कुछ नहीं है, लास्ट वाले सम की ही हम इसमें बात करिए, लास्ट वाले सम ही हम करेंगे। अगर हम इसके थ्रू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिए थे, एवरेज प्रॉफिट, लेकिन इसी में हमने जब हम इस मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे रिटर्न अगर हम पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो कितने आ जाएंगे, टोटल प्रॉफिट से डिवाइड करें दैट इज 50%। उसी एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। अब ये क्या है, रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करिए यहाँ पे। ओके, तो इसका क्या है, सिंपल सा वही फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स, सब में सेम दिख रहा है आपको। अब किसी में अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करिए तो ऊपर एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, टोटल की बात करिए तो टोटल आ जाएंगे रिटर्न। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैसे आएगा, जो टोटल नेट इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाई 2। अब देखो सिंबल सेम ही वही क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब इसमें देखो हमारे टोटल कितने थे, हमारे प्रॉफिट 240 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई टोटल एसेट हमारी कितनी थी, नेट इन्वेस्टमेंट 480। आप देख सकते हो पीछे जाके, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100%।
ओके, रिटर्न निकाल रहे हैं हम किस पे, ऑन एवरेज, रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंड लास्ट, एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज ही रिटर्न या एवरेज ही इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, नाम से क्लियर हो रहा है। देखो गाइज, जो फॉर्मूला बन रहा है आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो सिंपल है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। अब सेम, अब अगर मैं वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, एवरेज हमारे प्रॉफिट कितने आ रहे थे, एनुअल प्रॉफिट 48,000। ओके, ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, बाय मिस्टेक लगा दिया, तो 48,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या थी, 480 डिवाइड बाई 2, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ओके, हम जो नेक्स्ट मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस जो भी मैंने आपको आज टॉपिक कराए हैं, अगर उसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही लेकर आऊँगी, और नेक्स्ट टॉपिक जो इसका नेक्स्ट मेथड है हम कल वो डिस्कस करेंगे, एंड फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।